नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। वक्त है एक बार फिर से अपनी खास सीरीज हम न्यूज़ इंडिया के लोग, और इसमें पितृपक्ष के दौरान हम पत्रकारिता के पुरखों को याद कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी पत्रकारिता में अपना योगदान दिया उन्हें याद करने की, श्रद्धांजलि देने की और साथ ही साथ उन्हें नमन करने के लिए हम इस खास प्रोग्राम को लेकर आए हैं। और इस पर हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी रही और आज की पीढ़ी को कैसे उनकी तरफ प्रेरणा के लिए देखना चाहिए। और आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह की। जी हाँ दोस्तों, क्रांतिकारी विचारों के लिए, अपने एक्शन के लिए तो वो जाने जाते हैं, लेकिन पत्रकारिता में भी उनका पूरा योगदान रहा है। किस तरीके से उन्होंने अपने दौर को बदल कर रख दिया था, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अवधेश वशिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। जैसा कि हमने यहाँ पे पहले ही बताया कि अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए, एक्शन के लिए तो भगत सिंह जाने ही जाते थे, लेकिन पत्रकारिता में एक पत्रकार के तौर पर उनका योगदान किस तरह का रहा है, उनके विचार कैसे रहे? देखिए करुण जी, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भगत सिंह कितने क्रांतिकारी विचारों को अपनाते थे और उन्हें लिखते भी थे। लेकिन उनका क्रांतिकारी पक्ष जो था जी, उसका तो बहुत ज़्यादा उल्लेख है। पत्रकारिता वाला जो उनका जीवन था उसका उल्लेख बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा शैडो में चला जाता है। वो उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर काम नहीं किया है, वो ज़्यादा छपा नहीं, हाईलाइटेड ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि महज 16-17 साल की उम्र में, महज 16-17 साल की उम्र, पढ़ाई लिखाई करने वाली उम्र, जो आजकल के दौर में आप क्या समझते हैं 16-17 साल की उम्र क्या होती है? स्कूल की उम्र है, वो स्कूल जाने की उम्र है ना। तो उस उम्र में उन दिनों करीब 1924-25 के आसपास का मामला रहा होगा। उस समय नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे जी। तब हमारा भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। जन्म उनका लायलपुर पंजाब, जब अब पाकिस्तान में है, तो वहाँ उनका जन्म हुआ था और वहीं नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई कर। तो भाषा का एक विवाद जो है उन दिनों बड़ा गहराया पंजाब प्रांत में। हाँ। अब उसको भाषा मतलब ये पंजाबी उर्दू या उर्दू या फिर हिंदी या कोई और भाषा, कि किसको देश की भाषा बनाया जाए। अच्छा, मतलब इतना गंभीर मुद्दा और 16-17 साल उम्र, आप अंदाजा लगाइए। ये भी उसको लेकर काफी गंभीर थे। तो उस पर उन्होंने जो लेख लिखा मैं उसको बताने जा रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने लिखा कि इस समय पंजाब में उर्दू का जोर है, अदालतों की भाषा भी यही है। अच्छा, यह सब ठीक है, परंतु हमारे सामने इस समय मुख्य प्रश्न भारत को एक राष्ट्र बनाना है। क्या बात, उस उम्र में ये सारे विचार उनके। उम्र को देखिए और लेख की गंभीरता को देखिए। बिल्कुल। एक राष्ट्र बनाने के लिए एक भारत होना आवश्यक है, एक भाषा होना आवश्यक है, परंतु यह एकदम नहीं हो सकता। ये भी वो मान रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि एक साथ पूरे देश में एक भाषा हो जाए, ये आसान नहीं है, यानी राष्ट्रभाषा कोई हो जाए। किस तरीके का आकलन, किस तरीके का ऑब्जर्वेशन उनका। फिर मैं याद आपको दिला रहा हूँ, 16-17 साल उम्र। बिल्कुल। और उस दौर में, इस उम्र में ही आप पूरे भारत को देख रहे हैं जी, और वहां पर क्या वस्तु स्थिति है, क्या प्रैक्टिकल चीजें हैं, उसको भी समझ रहे हैं। और फिर आगे वो बोलते हैं भगत सिंह जी कि ये एकदम नहीं हो सकता है, इसके लिए कदम कदम चलना पड़ेगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा। यदि हम भारत की एक भाषा नहीं बना सकते, भगत सिंह जी ने कहा और लिखा कि हम एक भाषा अगर नहीं बना सकते तो हमें कम से कम एक लिपि तो बना ही देनी चाहिए। कितने गूढ़ विचार हैं ये। और ये उस अल्प आयु में वो बालक ऐसी बातें कर रहा है, तो कैसे क्रांतिकारी विचार उनके थे, किस तरीके से उनकी जिंदगी अवधेश जी आगे बढ़ी थी कि ऐसे विचार उनमें शुरू से ही पनपने लगे थे? देखिए, परिवार में जो उनके पिताजी, चाचा जी, ये सब मिशन आज़ादी में जुड़े हुए थे। अच्छा, पूरा परिवार ही आज़ादी के मिशन में था। जी बिल्कुल। भगत सिंह का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन उनके चाचा और पापा जेल से छूट कर आए थे। तो उनकी, देखिए, बहुत कम लोगों को मालूम होगा और ज़रूर हम चाहेंगे कि सारे लोग इसको काफ़ी गंभीरता से
लगातार जुड़ते हुए सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें, इस वीडियो को, और लाइक करें, ताकि जो युवा पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, जो वैसे लोगों को नहीं समझते हैं, शहीद भगत सिंह, उनके विचारों को आप जानेंगे तो पाएंगे कि कितने बड़े वो विचारक भी थे, क्योंकि उनके एक्शंस को तो हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, सेंट्रल असेंबली में क्या हुआ था, और ये सारी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो उनके विचार थे, जो एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने अपनी बातें कही थी, वो समझना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए इसको ज़रूर अभी के अभी आप लोग इसको शेयर ज़रूर करें। जी अवधेश। तो भगत सिंह जी का जन्म ऐसे हुआ, क्रांतिकारी माहौल घर में था, लेकिन भगत सिंह जी ने मिशन आज़ादी को अपने जीवन का मेन टारगेट बना लिया, और क्रांतिकारी विचार उनके, और वो ये जानते थे कि कलम की ताकत से, यानी पत्रकारिता से, इस मिशन आज़ादी को और मजबूती दी जा सकती है। तो ये लेख लिखा उन्होंने जी, जिसका मैंने भाषा पर उन्होंने जोर दिया कि एक भाषा होनी चाहिए, या एक लिपि तो कम से कम बना ही देनी चाहिए। इसके लिए उन्हें उस जमाने में 50 रुपए का पुरस्कार मिला। अच्छा, 50 रुपए का पुरस्कार। अरुण जी, आज के दौर में 50 रुपए भले ही मतलब थोड़ा कम लगते हो, लेकिन आज बात हो रही है तकरीबन 100 साल पहले की, यानी कि 2021 चल रहा है और बात हो रही है 1924 और 25 की। तो ये लाहौर में हुआ करते थे, लेकिन पूरे भारत के बारे में सोचते थे, समझते थे। फिर वो लाहौर से कहीं और गए, जैसे कानपुर या कहीं और भी, शायद उनकी पत्रकारिता का दौर भी, और उनके जो भी विचार थे उसको मूर्त रूप में लाने के लिए भी वो पूरे ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे। भगत सिंह का मिशन आज़ादी था, पत्रकारिता से उसको और बुलंदी पर ले जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, गणेश शंकर विद्यार्थी, बड़े पत्रकार, शायद ही कोई उनसे ना वाकिफ हो, बड़े पत्रकार, उनसे मिलने के लिए, आज़ादी के दीवाने वो भी रहे, आज़ादी के दीवाने वो भी थे। और एक चीज़ और मैं भी आपको बताऊंगा कि भगत सिंह उनसे मिलने के लिए कानपुर पहुंच गए। कानपुर पहुंच गए, और कानपुर में पहुंच के गणेश शंकर विद्यार्थी साहब एक अखबार निकाला करते थे, प्रताप। अच्छा, क्या नाम? नाम भी प्रताप, कि अगर हमारा प्रताप रहेगा, हिंदुस्तानियों का प्रताप अगर बोलेगा, तो अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। तो प्रताप अखबार में भगत सिंह जी बलवीर सिंह के नाम से, मतलब नाम छुपा, छद्म नाम से लेख लिखा करते थे। अच्छा, और वो लेख जो है वो अपनी पहचान छुपाना चाहते थे वो उस समय, इसलिए क्योंकि क्रांतिकारी भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अगर वो असल नाम से लिखते तो उसी समय वो बिल्कुल लाइमलाइट में आ जाते, और फिर उनके पीछे पुलिस लग जाती, पूरा तंत्र लग जाता है। डर नहीं था, ये सिर्फ इसलिए कि मिशन आज़ादी को लगातार आगे बढ़ाते रहे, और योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाना है। उन्होंने सोचा होगा कि इस समय ये करना है, इसके बाद जो है सामने आना है, फिर अपने जैसे विचारों वाले लोगों को लेके आगे बढ़ना है। तो शायद ये सब परिकल्पना। तो गणेश शंकर विद्यार्थी साहब के प्रताप अखबार में बलबीर सिंह के नाम से उन्होंने लेख लिखना शुरू किया जी, और बहुत क्रांतिकारी लेख, पूरे भारत पर इसका असर हुआ। हजारों लाखों युवा उनके लेखों के दीवाने हुआ करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी साहब ने ये पहचाना कि भगत सिंह जी जो हैं पत्रकार तो अच्छे हैं ही, इसके अलावा इनके अंदर जो क्रांति की ज्वाला है वो भी काफी तेजी से धड़क रही है। तो मैं आज आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि गणेश शंकर विद्यार्थी साहब ने ही भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद से मिलवाया था। उन्होंने दो आजादी के बड़े नायक, हमारी आजादी के बड़े नायक जो थे, उन दोनों का मिलन कराया था। इसका जिक्र सिर्फ इसलिए, अच्छा, क्योंकि आप भगत सिंह का पत्रकार जीवन पर अगर चर्चा कर रहे हैं और गणेश शंकर विद्यार्थी जी का उनका आ गया है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी से उनका और किससे मिलन हुआ, ये सिर्फ इसलिए। इसके बाद क्या होता है कि प्रताप में उन्होंने बलवीर सिंह के नाम से लेख लिखा करते थे। और एक चीज और, तब कुछ लेखों पर अंग्रेजी सरकार को आपत्ति हुई। उन लेखों को उन्होंने उन पर कार्रवाई के लिए उनको गिरफ्तारी के आदेश दे दिए भगत सिंह साहब को। भगत सिंह जी को गणेश शंकर विद्यार्थी ने अलीगढ़ के एक स्कूल में हेडमास्टर बनाकर भेज दिया। अच्छा,
अलीगढ़ के एक स्कूल में वो हेडमास्टर रहे और वहाँ से भी छद्मरूप नाम से लेख लिखना जारी रहा। इन दिनों एक बड़ी अजीबोगरीब बात भी हुई। भगत सिंह ने आज़ादी के लिए अपना घर छोड़ दिया था। उनकी दादी बहुत दुखी थी इन बात से। अच्छा। उनके पिताजी ने उनको घर वापस बुलाने के लिए अखबारों में विज्ञापन छपवाया। जब गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ में भगत सिंह थे तो गणेश शंकर विद्यार्थी को नहीं पता था कि बलवीर सिंह जो है वो भगत सिंह हैं। उनको जब वो विज्ञापन उन्होंने देखा तो उन्हें लगा यार ये बंदा तो कुछ मिलता जुलता लग रहा है, उनके साथ में काम करता है। तब उन्होंने उनको पहचाना। अच्छा, देखिए, यानी कि ये भी सोच रहे हैं कि मैं अपनी पहचान किस किस रूप में कहाँ कहाँ रखनी है हमें, इस पर भी विचार करके वो आगे बढ़ते थे। नौजवान भारत सभा की भी स्थापना की थी अवधेश जी, और ये पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। और उसके बाद जब वो साथ में आए थे, आपने चंद्रशेखर आज़ाद की बात की, उनके साथ जब ये उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो उसमें इसका विलय भी कर दिया था। तो इसे लेकर ये क्या उनका जानकारी? मिशन आज़ादी क्रांतिकारी जो उनका एक लक्ष्य था कि भाई क्रांति के जरिए गरम दल के समर्थन करते थे, बिल्कुल, है ना। पत्रकार के रूप में उन्होंने प्रताप में काम करने के बाद उन दोनों दिल्ली में दंगे हुए थे। अच्छा अच्छा। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने उनको दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग के लिए भेजा। कानपुर से दिल्ली आए भगत सिंह जी। उनकी निष्पक्ष रिपोर्टिंग से गणेश शंकर विद्यार्थी जी इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको बहुत मतलब तारीफ की। और लेकिन चूंकि भगत सिंह लगातार बहुत समय एक जगह पर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें कानपुर छोड़ना पड़ा। अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने महारथी पत्रिका और मतवाला, हाँ, ये इनके लिए भी लिखना शुरू किया। दरअसल ये हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, अंग्रेजी में इतने कम उम्र में ऐसे विद्वान बन गए थे, शब्दों पर ऐसा अधिकार उनका हो गया था कि तमाम वर्गों को एक साथ प्रभावित करते थे। और ये इनकी बहुत बड़ी ताकत थी। और जैसा कि आपने कहा ही कि ये समझ गए थे कि अगर आप अपने विचारों से लोगों को प्रभावित नहीं करेंगे तो फिर जिस बदलाव की आप बात करते हैं, जिस आंदोलन की आप बात करते हैं, वो साकार नहीं हो पाएगा। लोगों का मूड बदलना जरूरी है, लोगों के विचार बदलने जरूरी है, और इसके लिए अखबार निकालने जरूरी है, अखबार में अपनी बातें कहनी जरूरी है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि धर्मांतरण का मुद्दा बहुत सुर्खियों में रहता है। आए दिन कहीं ना कहीं ये खबरें आई जाती हैं कि धर्मांतरण, दलितों का मुद्दा रहता है। भगत सिंह जी ने 90 साल पहले इस मुद्दे को उठाया था। भगत सिंह जी ने कहा था कि अगर आप इनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, इन्हें इनका हक नहीं देंगे, दलितों को इनका हक नहीं देंगे, तो ये दूसरे धर्मों में शामिल हो ही जाएंगे। यानी कि वो समान अधिकार की बात करते थे, समान व्यवहार की बात करते थे। यानी कि वो समझते थे कि अगर इस समस्या का अभी समाधान नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में समस्या और बड़ी हो जाएगी। ये बड़ा आश्चर्य, मतलब हैरान करने वाली बात लगती है अवधेश जी कि इतनी कम उम्र में, मतलब ये सारी बातें रिसर्च करने के बाद, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के बाद भी बहुत लोगों की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन इतनी कम आयु में उन्होंने इतनी सारी चीजें समझ ली थी, उसके बारे में बातें लिखने लगे थे और लोगों को जागरूक करने का काम भी वो करने लगे थे। गांधी जी से भी काफी प्रभावित थे और अहिंसा में भी विश्वास रखते थे, लेकिन चौरी चौरा कांड जो हुआ था अवधेश जी, उसके बाद से उनका यकीन हट गया। क्योंकि वो जब चौरी चौरा कांड हुआ, गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, जबकि इनका कहना था कि अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो हम कुछ तो निकालेंगे, जो गुस्सा होगा लोग निकालेंगे और निकालने चाहिए। यानी जो सशस्त्र कुछ क्रांति की बात होती है वो विचार उनमें थे और मानते थे कि गांधी जी को वो भी साथ में लेकर चलना चाहिए। मोह भंग हुआ और उसके बाद अपने जैसे ही साथियों की तलाश में वो जुट गए थे और तब चंद्रशेखर आजाद और बिस्मिल इन सब के साथ वो आगे बढ़ते रहे थे। तो किस तरीके से वो दौर फिर उनका शुरू हुआ था? देखिए, गांधी जी से प्रभावित तो थे, लेकिन पूर्ण रूप से उनके विचारों के समर्थक भगत सिंह कभी नहीं थे। अखबारों के जरिए, नारों के जरिए, और अगर मिशन आजादी में कोई चीज बाधक बन रही है तो उसको साम दाम दंड भेद से हटाना, ये
उनका मतलब पूरे काम करने का तरीका था। ऐसा यानी नहीं सिर्फ और सिर्फ आप अहिंसा की बात करेंगे तो नहीं। और अगर वो कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो हम फिर अगला कदम नहीं उठाएंगे, हम वहीं बैठे रह जाएंगे। ये इस बात के समर्थक नहीं थे कि हमें फिर दूसरा रास्ता भी अख्तियार करना चाहिए और हमें सशस्त्र क्रांति करने की भी जरूरत है, ये हमेशा कहते ही रहते हैं। भगत सिंह जी जिनका पूरा जीवन काल महज 24 साल का रहा, 1907 में जन्म हुआ, 1931 में फांसी दे दी गई, महज 24 साल में इतने गहन मुद्दों पर जो उन्होंने बात की है। दलितों का मुद्दा मैंने बताया आपको, राष्ट्रभाषा का मुद्दा मैंने आपको बताया, एक मुद्दा और बता रहा हूँ। अच्छा। लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे और एक नोट लिखा था उन्होंने वहाँ पर, डायरी लिखते थे, मैं नास्तिक क्यों हूँ। आप सोचिए कि आज के दौर में आस्तिक नास्तिक की लड़ाई इतनी बड़ी है और भगत सिंह जी जैसे महान क्रांतिकारी, महान लेखक, महान पत्रकार, उन्होंने उस समय उस चीज को महसूस किया, समय से पहले, बहुत पहले। तो मैं नास्तिक क्यों हूं, क्योंकि भगत सिंह जी का जो मेन मतलब पूरा जिंदगी का उन्होंने तो कह ही दिया था, घर वालों को भी कह दिया था कि मैंने तो शादी जो है कर ली आज़ादी से, देश से शादी, मतलब मैं देश की आज़ादी के लिए जीना है, आज़ादी के मतवाले बन ही चुके थे। तो उन्होंने, मैं वो नहीं, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते थे कि कौन किस धर्म का है क्या नहीं है, उन्हें चाहिए थी बस आज़ादी, केवल आज़ादी और कुछ नहीं। इसके लिए उन्होंने इस हेडर के साथ में इस टॉपिक पे नोट लिखा अपना कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसके लिए उन्होंने तर्क दिए, मुझे तो आज़ादी चाहिए, मुझे तो किसी भी धर्म में कोई हो, अगर मिशन आज़ादी में मेरे साथ जुड़ने को तैयार है तो मैं, किसी भी धर्म के लोग हमारे साथ आ सकते हैं। हाँ, कोई इसमें हिंदू तो मुस्लिम अगर मैं आस्तिक हो जाऊंगा, नहीं, भगत सिंह जी, अगर मैं आस्तिक हो जाऊंगा तो फिर नास्तिकों से भेद करने लगूंगा, नहीं। कम्युनिस्ट विचारधारा तो वो भी थी, कुछ प्रभावित तो थे ही वो। ये उस समय मिशन कुछ और था, केवल और केवल आज़ादी का। वो कलम से मिले, वो विचारों से मिले, नारों से मिले, धरनों से मिले, प्रदर्शन से मिले, थोड़ी बहुत हिंसा से मिले, और भगत सिंह तो उससे भी आगे जाने को तैयार थे और गए। बिल्कुल। अच्छा, गरम दल के तो बताए जाते हैं, जो भी उनके लोग थे उनसे वो बहुत उनको सपोर्ट करते थे और बहुत प्रभावित रहते थे। लाला लाजपत राय उनके भी बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित रहते थे। तो जब साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए थे 1928 में, और उसके बाद लाठी चार्ज हुए थे पूरे देश में, और उसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो उसके बाद जो इन लोगों ने एक्शन लिया था, उसके बाद किस तरीके से चीज़ें बदली थी? देखिए, भगत सिंह जी 1928 के आसपास अपना अखबारों में लिखते थे, अपने तरीके से उन्होंने लाला लाजपत राय की जो अत्याचार अंग्रेजों ने उनके ऊपर किया उसका विरोध किया। और आप उनके कलम की ये ताकत समझिए कि अंग्रेजों की जो सरकार हिलाने का काम किया वो भगत सिंह की कलम ने किया। चाहे आज़ादी के लिए लिखे गए नारे हों, चाहे लाला लाजपत राय की जो नृशंस एक तरीके से मैं कहूँगा हत्या कर दी। बिल्कुल, और इससे बहुत दुखी थे और इन्होंने लाहौर में बदला लिया था सॉन्डर्स को हटाकर। और जिस आज़ादी के लिए वो पूरी तरीके से दीवाने थे, उसके लिए उन्होंने क्या लिखा, मैं उसकी जरा चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ। सोए हुए शेरों उठो और बगावत खड़ी कर दो। वाह, यानी इसमें गर्मी महसूस कीजिए, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी तपन महसूस कीजिए आप कि क्या देश की जनता को वो कहना चाहते थे। आज़ादी घर बैठे से नहीं मिलेगी, और ये भी कह रहे थे कि तुम में ताकत है, तुम में पोटेंशियल है, क्षमता है, लेकिन तुम सोए हुए समझ नहीं रहे हो कि कितनी ताकत है। एकता में सारे लोग एक साथ बाहर आ जाओगे, जाग जाओगे, जागरूक हो जाओगे तो देश की आज़ादी मिलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, लेकिन अब सोए हुए रहोगे तो कैसे फिर आज़ादी मिलेगी। इसके अलावा जो मजदूर विरोधी नीतियाँ थी अंग्रेज़ों की, उससे बहुत खफा रहते थे और इसीलिए
सेंट्रल असेंबली में इन लोगों ने धमाका करने की वो योजना बनाई थी, मतलब और इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद, इसमें जो उन्होंने जिंदाबाद तो उनका नारा था, उन्होंने ही लिखा था। एक एक नारे में जो देश की जनता को जोड़ा है उन्होंने, झकझोरा भी है, से जगाने की कोशिश उठा के खड़ा भी किया है और लड़ने के लायक भी बनाया है एक एक नारे ने। अच्छा, वहाँ पर जो पर्चे उन्होंने उसमें सेंट्रल असेंबली में उन्होंने पर्चे लहराए थे, फेंके थे, उसमें ये भी वो उन्होंने जो लिखा था वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है। यानी जो लगातार आप अंग्रेज़ों से फरियाद करते थे, दुआ करते थे कि भाई कर दो, डिमांड रखते थे, जो नरम दल वालों उनके लिए कह रहे होंगे कि भाई हमने एक पिटीशन डाल दी, याचिका डाल दी कि मेरे ये काम कर दो, वो सुने तो सुने, नहीं सुने तो कोई बात नहीं है, वो वाली भावना नहीं है। अगर हमने अपनी बात कही है तो तुम ये बात सुनो और उस पर जो है एक्शन भी लो। तो बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है। जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वो इस पार्लियामेंट का पाखंड छोड़कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन और शोषण के खिलाफ क्रांति के लिए तैयार करें। हम अपने विश्वास को दोहराना चाहते हैं कि व्यक्तियों की हत्या करना सरल है, लेकिन विचारों की हत्या नहीं की जा सकती। यहाँ पर भी ये बात साफ कर दी, विचारों की हत्या नहीं की जा सकती। उस धुएं के गुबार के बीच में चाहते तो भगत सिंह भाग सकते थे वहां से, लेकिन उनका मकसद था कि जब ट्रायल हो तो और हम अपनी विचारों को सामने रखें कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया, पूरा देश सुने और उसके बाद जो है वो आंदोलित हो, जागरूक हो। तो एक संक्षेप में अंतिम में आपसे ये जानना चाहेंगे अवधेश जी कि ये जो तमाम फिर एक्शन लिया, फिर 2 साल के बाद जो है फांसी पर चढ़ गए थे, लेकिन वहाँ पर भी चेहरे पर शिकन तक नहीं। तो एक जो मैसेज एक पत्रकार के तौर पर और अपने एक्शन के तौर पर जो भगत सिंह ने यहाँ पर दिया था, वो आज की पीढ़ी को किस तरीके से आत्मसात करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि भगत सिंह ने जो लिखा, जो उनके बारे में आज इतिहास मौजूद है, वो किसी समय के फेरे में नहीं बन सकता। वो किसी भी पीढ़ी को और कभी भी उतना ही सार्थक है। आज क्या अपना देश आज़ाद है अंग्रेजों से, लेकिन क्या भ्रष्टाचार से आज़ाद है? क्या दूसरे दलितों पर अत्याचार से आज़ाद है? कई समस्याएं हैं तो उनके लिए ही बिल्कुल नहीं, अवधेश इनके लिए भी लड़ना है। अवधेश जी की बातों से बिल्कुल यहाँ पर सहमत हूँ कि जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि देश के सामने समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन अगर आप सोए रहेंगे तो उन समस्याओं का निदान नहीं हो पाएगा, उन समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमेशा अपनी नींद तोड़ें और जागरूक रहें अपने अधिकारों को लेकर, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए भी। आपके पास अगर अधिकार है तो कर्तव्य की भी परवाह कीजिए। अधिकार और कर्तव्य को लेकर साथ साथ चलेंगे तो एक देश का निर्माण होगा, जो कि आज के दौर में देखने को भी मिल रहा है। तो लगातार जो है वो आप हमारे साथ इस सीरीज़ के लिए जुड़े रहेंगे और तमाम दूसरे अपडेट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट www.newsindia.tv लॉगिन करें और बने रहें न्यूज़ इंडिया के साथ। फिलहाल नमस्कार।